नमस्कार साथियों। भाषा, साहित्य और संस्कृति नामक साहित्यिक और सांस्कृतिक इस चैनल में मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। साथियों, आज हम बात करेंगे भारतीय आधुनिक भाषाओं के विकास की। भारतीय आधुनिक भाषाओं का नाम जब हम लेते हैं तो प्रश्न उठता है कि वो कौन सी भाषाएं हैं जो भारतीय आधुनिक भाषाएं हैं और हम किन के विकास की बात कर रहे हैं। जी हाँ साथियों, आधुनिक भाषाओं में हमारी हिंदी है, गुजराती है, मराठी है, पंजाबी है, सिंधी है, असमिया है, उड़िया है। ये सारी भाषाएं भारतीय आधुनिक भाषाओं की श्रेणी में आती हैं। और जब हम आधुनिक बोलते हैं इन्हें तो प्रश्न ये उठता है, प्राचीन क्या है इसका। जब हम प्राचीन क्या है इसका बोलते हैं तो स्वतः ही इन भाषाओं के वर्तमान रूप के पीछे जो एक परंपरा है भाषा के विकास की, उसका जो इतिहास है, हम उसके बारे में जानने के जिज्ञासु हो जाते हैं। एक छोटा सा मैं वाक्य बताती हूँ। जब हम 7वीं 8वीं क्लास में थे और हमें एक प्रश्न आ गया था, हिंदी की विकास यात्रा बताइए, तब हमने याद कर लिया था वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी तथा अन्य आधुनिक भाषाएं। 2 नंबर का प्रश्न था वो, और ऐसे जो है संक्षिप्त प्रश्न उत्तर आते थे और उसको हमने याद कर लिया। लेकिन जब हम हिंदी तथा आधुनिक भारतीय भाषाओं के पड़ाव को पढ़ते थे, अंतिम पड़ाव को, अपभ्रंश के बाद, तब बार बार मन में यही प्रश्न उठता था, हिंदी आधुनिक है? हिंदी का इतिहास तो बहुत पुराना है, ये भाषा तो कब से चली आ रही है और ये आधुनिक कैसे हो सकती है। मन में ये गुत्थी जो थी वो बंद गई। और उस समय इंटरनेट जैसी सुविधाएं इतनी नहीं थी और वो मन में ही रह गई और प्रश्न याद कर लिया गया और परीक्षा में लिख दिया गया। लेकिन धीरे धीरे जब अध्ययन और बढ़ता चला गया आगे तो ये गुत्थियां सुलझी और उसके हिंदी के पीछे के या भारतीय आधुनिक भाषाओं के पीछे के पूर्व इतिहास को हम वैदिक संस्कृति से आरंभ मानते हैं। तो साथियों, ये बहुत आवश्यक हो जाता है अगर हम भारतीय भाषाओं की, आधुनिक भारतीय भाषाओं की बात करते हैं या अपनी हिंदी की बात करते हैं, तो हमारे लिए यह जरूरी हो जाता है कि उसके पूर्व का इतिहास क्या था, या हिंदी आज अब जिस रूप में है उसकी पूर्व स्थितियां क्या थी, किन पड़ावों से पार होकर आज हिंदी तथा अन्य भारतीय आधुनिक भाषाएं इस रूप में हमारे सामने हैं। भारतीय भाषाओं का जो विकास है वो बहुत ही रोचक है और जिज्ञासापरक है। इसको हम एक एक करके लेंगे, लेकिन भाषा के विषय में मैं 2-3 बातें बता दूं जो बहुत ही आवश्यक हैं। भाषा मनुष्य के संस्कारों की द्योतक होती है, परिवेश से परिचालित होती है, साहित्य की धात्री होती है। तो इस तरह से समाज और साहित्य और परिवेश सब इसके भीतर ही होता है। तो जैसे जैसे समाज बदलता है, परिवेश बदलता है, परिस्थितियां बदलती है, तो भाषा में भी परिवर्तन आता है। और भाषा का जो ये परिवर्तन है वो संरचनात्मक स्तर पर भी होता है और वो परिवेशगत स्तर पर भी होता है, उसके प्रयोग के स्तर पर भी होता है। तो ये परिवर्तन, जो कहते हैं ना कि परिवर्तन ही सृष्टि का नियम है, तो ये बात न सिर्फ मनुष्य के जीवन में लागू होती है अपितु भाषा पर भी लागू होती है। और ये भी सत्य है कि भाषा जो होती है वो लोक की होती है, जनपदीय होती है, जनता की होती है। और जब भाषा का क्षेत्रीय रूप जो है, आम बोलचाल का रूप जो है, वो सर्वविद प्रचलित हो जाता है, तब वह भाषा का रूप ले लेता है और वह फिर शिष्ट लोगों के द्वारा संस्कार की जाती है
उसका व्याकरण बनता है, वो साहित्य में प्रयुक्त होने लगती है, वो साहित्य की भाषा बन जाती है, तो उस तरह से फिर वो परिनिष्ठित हो जाती है और उसमें एक विपुल साहित्य रचा जाता है। और धीरे धीरे जब उसे व्याकरण के नियमों से बांध दिया जाता है और प्रचुर साहित्य उस पर रचा जाने लग जाता है, तो एक समय ऐसा भी आता है कि फिर किसी नवीनता की आवश्यकता हो जाती है। फिर एक नए विषयों को स्पष्ट करने के लिए एक नवीन भाषा चाहिए होती है, सरल भाषा की आवश्यकता हो जाती है, या सामान्य जन जिसे चाहता है या जानना चाहता है उस तरह की भाषा एकदम से समाज में विकसित होने लग जाती है। और सबसे पहले वो लोक की होती है और धीरे धीरे फिर वह सक्षम होकर, व्याकरण सम्मत होकर, शिष्ट जनों द्वारा स्वीकृत होकर वह फिर भाषा का रूप धारण कर लेती है और फिर वह उसमें, उस भाषा में साहित्य की रचना होने लगती है। ये कुछ बातें जो हैं वो भाषा के साथ जो हैं जुड़ी हुई हैं। और जब हम इस विकास क्रम को देखते हैं आधुनिक भारतीय भाषाओं का, जिसमें हमारी हिंदी भी है, उस विकास क्रम को देखते हैं, तो उसमें जब हम वैदिक संस्कृत को देखते हैं, लौकिक संस्कृत को देखते हैं, पाली को देखते हैं, प्राकृत को देखते हैं, अपभ्रंश को देखते हैं, तो हम ये पाते हैं कि ये सारी चीजें जो हैं, जो बातें कही गई हैं, बिल्कुल उसमें 100% लागू होती हैं। ये प्रमाणित है कि जब वैदिक संस्कृत थी, वैदिक संस्कृत का काल जो है वो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक का काल, मतलब 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक का काल जो है वैदिक संस्कृत का काल माना जाता है। और जैसे ही वैदिक संस्कृत का नाम लिया जाता है, तो साथियों आपको पता ही है, जैसे ही हम वैदिक संस्कृत का नाम लेंगे तो वैदिक संस्कृत से तात्पर्य हो जाता है जिसमें वेदों की रचना हो। वैदिक संस्कृत को छांदस, छंदस भी कहा जाता है, वैदिकी भी कहा जाता है। तो इसमें वेदों की रचना हुई, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ये वेद चारों लिखे गए और उसके उपरांत उपनिषदों, ब्राह्मण ग्रंथों, आरण्यक और सूत्र ग्रंथों की रचना इसी वैदिक संस्कृत में ही हुई। वेद के ये मान लें कि पूरे विश्व में जो ज्ञान का जो बीज है वो इन वेदों ने ही दिया। ज्ञान का सागर, ज्ञान का भंडार, ज्ञान की आरंभिक अवस्था इन वेदों में मिली। इतने पवित्र ग्रंथ हैं ये, पूजनीय ग्रंथ हैं हमारे। इनमें हर ज्ञान और विज्ञान का मूल है। तो उनकी रचना जो है वैदिक संस्कृत में हुई, वैदिक संस्कृत में हुई। और वैदिक संस्कृत जो है उसमें जो है उस समय वैदिक संस्कृत का, यानी वैदिक 1500 ईसा पूर्व से हम 1000 ईसा पूर्व की बात कर रहे हैं, उस समय वैदिक संस्कृत का प्रचलन रहा होगा और साहित्य की भाषा वो बनी होगी और जनपदीय भाषा भी उस समय प्रचलित रही होंगी। और उन्हीं में से फिर जो है, जो लोक में प्रसिद्ध भाषा थी, लौकिक संस्कृत थी, फिर उसको भी जनमत मिला और शिष्ट लोगों द्वारा अपनाया गया, क्योंकि वेदों की जो क्लिष्ट भाषा थी उसको दुनिया तक पहुंचाने के लिए सरलता की आवश्यकता तो थी ही, और इसलिए फिर जो जनपदीय भाषा थी, जो क्षेत्रीय भाषा थी, उस तरह की भाषाओं का विकास होने लग गया और लौकिक संस्कृत के रूप में वो हमारे समक्ष आई। उसमें हम देखते हैं कि 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक का जो काल है वो लौकिक संस्कृत का काल है। और लौकिक संस्कृत में क्या लिखा गया, जो जितना भी हम कहते हैं कालिदास के नाटक जो हैं, हाँ, और क्या कहते हैं, अश्वघोष, भारवी, माघ, श्रीहर्ष, भवभूति, रामायण और महाभारत जैसे महाग्रंथों की रचना भी इसी संस्कृत में ही। संस्कृत में बहुत सारे नाटक लिखे गए, काव्य लिखे गए, बहुत सारे काव्य शास्त्रीय ग्रंथ लिखे गए। तो इसलिए संस्कृत का जितना भी ज्ञानात्मक साहित्य है और सृजनात्मक साहित्य है वो हमें लौकिक संस्कृत में ही मिलता है। लौकिक संस्कृत जब व्याकरण के नियमों से बंध गई और वह साहित्य की भाषा हो गई, तो वह
शिष्ट लोगों की भाषा बन गई, तब फिर एक दौर जो है जनपदीय भाषाओं का चला और फिर भाषा का एक और सरलतम रूप हमारे सामने आता है और वो फिर पाली बनती है। पाली हमारे सामने आती है, पाली भाषा। और पाली भाषा 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक हमारे समक्ष रहती है। 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी, ईस्वी शुरू हो जाती है यहाँ से 1 ईस्वी तक। और पाली भाषा का जो प्रचुर साहित्य जो है वो हमें महात्मा बुद्ध के उपदेशों के रूप में मिलता है और महात्मा बुद्ध ने जो शिक्षाएं दी अपनी, त्रिपिटक ग्रंथ जो हैं उस रूप में मिलते हैं। और उसके अलावा हम देखते हैं सम्राट अशोक जो हैं, उन्होंने अपने शिलालेखों में जिस भाषा का प्रयोग किया वो पाली भाषा थी। बड़े सारे व्याकरण ग्रंथ और जातक ग्रंथ, धम्पद, अटकथा पाली में ही लिखे गए। तो धीरे धीरे पाली भी जब व्याकरण के नियमों में बंधती चली गई, शिष्ट लोगों की भाषा हो गई, साहित्य की भाषा हो गई, फिर किसी एक खूबसूरत लोकप्रिय जनपदीय भाषा ने अपना स्वरूप ग्रहण किया और वह प्राकृत के रूप में जानी जाने लगी। और प्राकृत का समय 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक का माना जाता है। प्राकृत भाषा, जैसा कि नाम से ही पता चल जाता है, जो प्राकृत भाषा है बड़ी ही प्रकृत भाषा थी, सामान्य भाषा थी, स्वाभाविक थी और जनजीवन में इसका प्रचलन था। तो इस भाषा को पाली भाषा के बाद जब जो अपनाया गया, जिस जनपदीय भाषा को, अब की बार वह प्राकृत भाषा बनी। और जो अश्वघोष के नाटकों में जो निम्न कोटि के जो पात्र हुआ करते थे इस भाषा का प्रयोग किया करते थे, यानी कि ये जनपदीय भाषा लौकिक संस्कृत के काल में भी प्रचलित रही थी, लेकिन अब जो है इसके पूर्ण समर्थन मिला और ये साहित्य की भाषा बनी। क्षेत्रीय विस्तार और भिन्नता के कारण प्राकृत भाषा के भी कई रूप मिलते रहे और उसमें से इसके जो 5 रूप बड़े महत्वपूर्ण हैं, शोरसैनी, पैशाची, मागधी, अर्धमागधी और महाराष्ट्री, ये 5 रूप थे। शोरसैनी, पैशाची, मागधी, अर्धमागधी, महाराष्ट्री। शोरसैनी भाषा जो थी, और ये जो नाम जो हमारे पास पैशाची हैं, शोरसैनी हैं और मागधी और अर्धमागधी, ये नाम जो है उस समय जो विभिन्न जनपद से संबंधित थे, क्षेत्रों से संबंधित नाम थे और उसी के आधार पर इन क्षेत्रीय बोलियों का नामकरण रख दिया गया। शोरसैनी जो है प्राकृत में, जैसे मथुरा के आसपास का जो क्षेत्र था और शूरसेन प्रदेश जो था वहाँ बोली जाती थी। अश्वघोष की कर्पूर मंजरी इसी भाषा में लिखी गई। और अगर हम पैशाची को देखें, पैशाच जाति द्वारा बोली जाने वाली जो भाषा थी वो पैशाची थी और भारत का उत्तर पश्चिम भाग जो है इस क्षेत्रीय भाषा को बोलता था। मागधी, मगध सीधा संबंध, जैसे ही मागधी का नाम लेते तो मगध का नाम आ जाता है। और मागधी जो थी मगध जनपद की भाषा थी और इसमें फुटकर साहित्य काफ़ी मिलता है और दैनिक व्यवहार और आम बोलचाल की भाषा में प्रयुक्त होती थी। उसके बाद जो आता है अर्धमागधी आती है। अर्धमागधी नाम से ही जैसे पता चल जाता है कि मगध में भी इसका प्रचलन था और कौशल प्रदेश में भी इसका प्रचलन था और एक मिश्रित भाषा निर्मित हो गई थी। इसमें जैन कवियों के जो कह सकते तीर्थकरों के उपदेश इसी भाषा में लिखे गए अर्धमागधी में। और इसके पश्चात महाराष्ट्री आती है। महाराष्ट्री भाषा का सीधा संबंध जो है वो महाराष्ट्र प्रांत से था और उसका प्रयोग महाराष्ट्र में प्रचुर मात्रा में होता था। गाथा सप्तशती इसी में लिखी गई। कालिदास, हर्ष आदि के नाटकों में भी इस भाषा का प्रयोग मिलता है और धीरे धीरे ये भाषा जो है काफ़ी प्रचलित होती चली गई और आगे चलकर जो है फिर एक अन्य भाषा ने स्वरूप ग्रहण करना शुरू कर दिया और वो भाषा जो थी वह अपभ्रंश थी। अपभ्रंश का जो कालक्रम है
वो 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक का माना जाता है। 500 ईस्वी से 1000 जो ईस्वी हैं और तक इसका माना जाता है, और उसके बाद तक का जो साहित्य जो है वो आधुनिक भारतीय भाषाओं का रहेगा। अपभ्रंश के विविध रूपों से आधुनिक भारतीय भाषाएं विकसित हुई। तो जो शिष्ट समाज की शिष्ट भाषा जो थी वो प्राकृत थी, साहित्यिक भाषा बन चुकी थी। कभी वो वैदिक संस्कृत थी, और अब धीरे धीरे पड़ाव पार करती करती वो वैदिक संस्कृत से लौकिक संस्कृत में आई, लौकिक संस्कृत से फिर उसके बाद वह पाली में आई, पाली साहित्य की बन गई भाषा, शिष्ट लोगों की बन गई। फिर एक जनपदीय भाषा जो है वो ज़्यादा प्रचलित होने लग गई, मधुर थी, और वो आ गई सामने, वो प्राकृत थी। और प्राकृत के बाद जो है फिर अपभ्रंश ने स्थान लिया। अपभ्रंश का जैसे ही उच्चारण किया जाता है, जो भ्रष्ट है, जो अशुद्ध है, जो बड़े गवार लोगों द्वारा बोली जाती है, जिसका कोई व्याकरण नहीं है, बड़ी बिगड़ी हुई जो भाषा है, लेकिन फिर भी अपने जन लोक में ये प्रचलित थी और इस भाषा में बहुत मिठास मिलती है। और विद्यापति ने भी कहा कि देसिस बैना सब जन मिठा, देसिस बैना जो देसी भाषा है, सब जन मिठा, और सभी लोगों को जो है वो मीठी लगती है, अपनी लगती है, अपने बहुत नज़दीक की लगती है, प्रिय लगती है, और इसलिए इस भाषा को काफ़ी सम्मान मिला और ये फिर शिष्ट लोगों द्वारा प्रयुक्त होने लगी। इसका भी व्याकरण बना और साहित्य में इसका प्रयुक्त होने लगी। अपभ्रंश में भी बहुत कुछ मिलता है, अपभ्रंश काफ़ी कुछ लिखा गया। पुराण साहित्य, चरित्र काव्य जितने हैं, जैन कवियों के नीति परक दोहे इसी भाषा में लिखे गए, आदिकालीन रासो काव्य हमें इसी भाषा में मिलता है। और लोक भाषा से अपनी यात्रा आरंभ करके साहित्यिक भाषा बनने के बाद अपने साहित्यिक सौंदर्य के कारण और ये भाषा अपनी व्याकरणिक सरलता के कारण, भावों के स्वाभाविक प्रकाशन के कारण अपभ्रंश भारतीय आर्य भाषा क्षेत्र की सर्वमान्य भाषा बन गई और अपभ्रंश का विस्तार दूर दूर तक होने लग गया। विभिन्न क्षेत्रीय भेदों से ये जुड़ती चली गई। इसके बहुत सारे क्षेत्रीय भेद भी हमें मिलते हैं और इसके विभिन्न क्षेत्रीय भेदों से हमारी आधुनिक भारतीय भाषाओं का उद्भव हुआ, उससे उसका जन्म हुआ अपभ्रंश के विभिन्न क्षेत्रीय रूपों से। अपभ्रंश के विविध क्षेत्रीय जो रूप थे वो कहीं ना कहीं जो हैं इसके क्षेत्रीय रूप जो हैं वो हिंदी और अन्य प्रांतीय भाषाओं के उद्गम स्रोत बने। और उसमें हम देखते हैं कि जो अपभ्रंश के 7 प्रमुख रूप माने गए जो क्षेत्रीय रूप थे, उसमें सबसे पहला शौरसैनी था। शौरसैनी जो थी, शौरसैनी जनपदीय जो रूप था अपभ्रंश का, वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और आधुनिक गुजरात में इसका प्रचलन था। और इस अपभ्रंश के रूप से यानी शौरसैनी से जो भाषा विकसित हुई वो थी पश्चिमी हिंदी, गुजराती और राजस्थानी। पश्चिमी हिंदी, गुजराती और राजस्थानी, ये 3 जो भाषा के रूप थे वो शौरसैनी अपभ्रंश से ही विकसित हुए और ये तीनों ही रूप हिंदी के हैं। तो हिंदी के विकास में शौरसैनी अपभ्रंश का विशिष्ट योगदान है। उसके बाद दूसरा जो रूप है अपभ्रंश के जनपदीय रूप जो है वो है पैशाची। पैशाची आधुनिक पूर्वी पंजाब का क्षेत्र था और इस पैशाची से जो भाषाएं निकली वो थी लहंदा और पंजाबी। तो ये प्रांतीय भाषाएं पंजाबी और लहंदा जो है वो पैशाची अपभ्रंश के पैशाची रूप से निकली। और ब्राचड़ तीसरा जो अपभ्रंश का जनपदीय रूप है ब्राचड़ था और ब्राचड़ से आधुनिक सिंध का जो क्षेत्र, आधुनिक सिंध प्रांत जो है वो क्षेत्र जो है वो ब्राचड़ का था और उससे सिंधी भाषा जो है वो हमारे समक्ष आई। उसके बाद चौथा रूप जो अपभ्रंश का है वो खस था और खस में जो हमारी पहाड़ी भाषाएं हैं कुमायूं और गढ़वाल जो है, कुमायूं और गढ़वाल जो क्षेत्र हैं, पहाड़ी क्षेत्र हैं, उसका स्रोत जो है यहाँ मिलता है और उससे पहाड़ी भाषाएं जो है हमारे समक्ष आई।
उसके बाद है महाराष्ट्री। महाराष्ट्री नाम से ही पता है कि आधुनिक महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा, ये सब, और उत्तरी आंध्र प्रदेश जो है, ये प्रांत जो हैं वो उधर महाराष्ट्र का प्रचलन था, महाराष्ट्रीय अपभ्रंश का प्रचलन था, और महाराष्ट्री से मराठी भाषा विकसित हुई। छठा जो रूप है अपभ्रंश का वो है मागधी, और मागधी बिहार, उड़ीसा और बांग्लादेश, जो मागधी है अपभ्रंश का जो मागधी रूप है, जनपदीय रूप, क्षेत्रीय रूप, या मागधी अपभ्रंश की जो मागधी बोली थी, मागधी रूप जो था वो बिहार, उड़ीसा और बांग्लादेश, इन जगहों में इसका प्रचलन था, और इससे जो भाषाएं आई वो थी बिहारी और बंगला। उसके बाद अर्धमागधी आती है, और अर्धमागधी में हम देखते हैं आधुनिक पूर्वी उत्तर प्रदेश और पूर्वी मध्य प्रदेश। अर्धमागधी में पूर्वी उत्तर प्रदेश और जो हमारा जो मध्य प्रदेश है, वो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का पूर्व जो भाग है वो सारा का सारा जो अर्धमागधी में आता था, और उससे विकसित हुई हमारी पूर्वी हिंदी, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। तो ये जो पूर्वी हिंदी है वो हमारी अर्धमागधी से विकसित हुई। तो हिंदी का काफ़ी कुछ, जो हिंदी का जो संबंध है वो अधिकतर हम शौरसैनी से ले सकते हैं, मागधी और अर्धमागधी से ले सकते हैं, क्योंकि मागधी से हमारी बिहारी भाषा, बिहार की प्रांत की, और अर्धमागधी से पूर्वी हिंदी आती है। तो इस तरह से जो अपभ्रंश के विविध रूपों से हिंदी की जो कह सकती हैं बहुत सी भाषाएं और हमारी प्रांतीय भाषाएं विकसित हुई। तो ये जो थी हमारी, आगे चल के अगला जो पड़ाव था वो हिंदी तथा अन्य आधुनिक आर्य भाषाओं का था, और ये जो आर्य भाषाएं थी, आधुनिक जो भारतीय भाषाएं थी, आर्य भाषाएं थी, वो उससे विकसित हुई। यदि और इन सभी भाषाओं का, इन जो आधुनिक आर्य भाषाएं हैं, उनका सीधा संबंध जो था, मतलब जो उसका इतिहास था, उसका प्रथम पड़ाव जो था वो वैदिक संस्कृत थी, और इसलिए इन सभी भाषाओं का, हिंदी तथा अन्य आधुनिक आर्य भाषाओं का संस्कृत से वो संबंध है जो एक माँ का पुत्री से होता है। तो माँ तो है संस्कृत, वैदिक संस्कृत, और पुत्री जो है ये वर्तमान जो है हमारी आधुनिक आर्य भाषाएं हैं। तो यदि हम देखेंगे कि भाषा किस तरह से समय के साथ साथ बदलती चली गई, परिवर्तनशील होती गई, और एक मुख्य बात हम देखेंगे, भाषा कठिन से सरल की ओर बढ़ी है। आज हम इंग्लिश का जो स्वरूप देखते हैं, आज हमारे आधुनिक परिवेश में जो इंग्लिश छाई हुई है, तो वो भी समाज और परिवेश के बदलते स्वरूप का ही परिणाम है। हम ये देखते हैं कि समाज बदल रहा है, हम तकनीकी युग में आ गए हैं, विश्व आज हमारी मुट्ठी में है, विश्व एक मंच की तरह हमारे लिए है, हम सब लोग उससे जुड़े हैं, और अंग्रेजी अंतर्राष्ट्रीय भाषा होने के नाते हमारे कार्य क्षेत्र में काफ़ी हद तक आ चुकी है, और कहीं ना कहीं वो हमारे बहुत सारे शब्द हमारे हिंदी में भी उसमें शामिल है और अन्य भाषाओं में भी शामिल हैं, और कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में हम उसको ग्रहण करते हुए चलते हैं। तो आज भाषा का जो रूप हम देख रहे हैं वो एक इंग्लिश के रूप में हमारे सामने आ रहा है। अब चाहे उसको विकृत हिंदी कह लें, कुछ भी कह लें, किसी भी तरह का नाम ले लें, लेकिन समाज और परिवेश की ये उपज है, तो इसे हम बदल नहीं सकते। संरचना की दृष्टि से और प्रयोग के स्तर पर इस तरह के परिवर्तन समय और परिवेश के अनुसार भाषा में देखे जाते हैं, और इसका साक्षी ये जो हमारा इतिहास है भाषाओं का वो है, वो हमें यही बताता है कि भाषा किस तरह से परिवेश और समाज के बदलने पर स्वयं को परिवर्तित करती चली गई।
और हमेशा परिवर्तन की श्रेणी में जनपदीय और लोक भाषाएं थी, जो आगे चलकर साहित्यिक भाषा शिष्ट लोगों द्वारा अपनाई गई और साहित्यिक भाषा बनी। तो साथियों, जब भी हम भाषा की बात करते हैं या हिंदी की बात करेंगे, उसको जानेंगे, उसके साहित्य और इतिहास को जानेंगे, तो हम कट नहीं सकते वैदिक संस्कृत से, हम नहीं कट सकते पाली प्राकृत अपभ्रंश की उसके क्रम से, क्योंकि हम जब भी हिंदी की बात करेंगे, हिंदी भाषा की बात करेंगे, तो उसके पूर्व इतिहास का ज्ञान हमें होना चाहिए और उसके साथ जो समानांतर चल रही अन्य भाषाएं जो थी, उसके साथ भी हमारा पूर्ण सारोकार होना चाहिए और तब हम एक कह सकते संपूर्ण अध्येता कहलाएंगे और एक संपूर्ण जो है अपनी दृष्टि साहित्य के प्रति, समाज के प्रति और संस्कृति के प्रति रख पाएंगे। तो साथियों, यहीं अपने शब्दों को, अपनी वाणी को विराम देती हूँ। नमस्कार। और आगे मैं वैदिक संस्कृति के विविध रूपों के विषय में आपसे परिचर्चा करूंगी और अब आज्ञा चाहती हूँ।